कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 53 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठे हैं। पेज नंबर 53 में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ये सबसे पहला टॉपिक है। तो इसकी हेडिंग पेज नंबर 52 में डाल दी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा पेज नंबर 53 पे ही है, तो ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेव, एक जनरल एक्सप्रेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये डिस्कस करेंगे। देन मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल वेव्स ट्रांसवर्स टाइप की भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की भी हो सकती हैं, और इनकी वेलोसिटीज डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। फिर एक ये मेजर टॉपिक है कि साउंड की स्पीड गैसेस में न्यूटन ने कैलकुलेट की थी, तो न्यूटन का फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे। फिर लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया था, तो लाप्लास का फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, उसके लिए एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन वगैरह नहीं है इन सब एक्सप्रेशन के। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस, इसका एक एक्सप्रेशन है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो साउंड वेव्स चलती हैं एयर में, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के ऊपर में टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इन सब का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक तो मोस्टली हेडिंग यहाँ पे है पेज 53 में, लेकिन मोस्टली नेक्स्ट पेज में ही है, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं, विच इज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो इनका मतलब एक बार समझ लेते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो what do you mean by particle velocity and wave velocity, and are these two different or same thing? तो सेम थिंग तो है नहीं, क्या डिफरेंट तो है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी से क्या मतलब है और वेव की वेलोसिटी से क्या मतलब है। देखिए, जब कोई वेव चल के जाती है किसी मीडियम में, तो वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। दिस वेलोसिटी कैन बी कॉन्स्टेंट और कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, लेकिन कभी भी वेव की वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट नहीं होती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि कोई वेव मूव कर रही है और उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अनटिल अनलेस द एनवायरमेंट कंडीशंस आर सेम, द मीडियम इज सेम। मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है अगर कोई वेव, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वो सेम मीडियम में चलते हुए जा रही है और सेम मीडियम में चल रही है और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी सारी की सारी फिक्स्ड बनी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सब जगह सेम है, प्रेशर सब जगह सेम है, ह्यूमिडिटी सब जगह सेम है, तब कोई वेव की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। इट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे लाइट है, सन से चल के अर्थ तक आती है, तो ये क्या ऐसे होता है कि बीच में कहीं स्लो डाउन हो जाती है, फिर कहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, कहीं पे कुछ हो जाती है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है हमेशा, और एक्सीलरेशन इसमें जीरो रहता है। तो वेव की वेलोसिटी फिक्स्ड होती है। और जो वेव, प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन हमने पीछे पेज में डिस्कस किया था, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, तो इसमें और एक v वाला एक्सप्रेशन भी था, तो इसको v वाले एक्सप्रेशन में आप ट्रांसफॉर्म कर पाए थे vt माइनस x। तो इसमें ये जो वेलोसिटी है, ये वेव की वेलोसिटी ही है। एक्सप्रेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और इसके बाद में थर्ड वाली स्टैंडर्ड फॉर्म थी y इक्वल टू a sin 2 बाई लैम्डा ब्रैकेट में vt माइनस x। तो यहाँ पे जो v लिखा है, ये v वेव की वेलोसिटी ही है। तो वेव की वेलोसिटी तो ये होती है, और ये फिक्स्ड होती है, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अब ये वेव मीडियम में जहाँ तक चलते जाती है, वहाँ के पार्टिकल में ऑसिलेशन से स्टार्ट होते जाते हैं। और ये ऑसिलेशंस दो तरीके के हो सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हो सकते हैं, और ये वेव की मूव करने की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग हो सकते हैं, उसके पैरेलल हो सकते हैं ऑसिलेशंस। अकॉर्डिंगली वेव दो तरीके की हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव टाइप की हो गई और ट्रांसवर्स टाइप की हो गई। एनीवे ऑसिलेशन तो दोनों में हो ही रहे हैं, दोनों टाइप की वेव्स में। तो ये जो ऑसिलेशन जो हो रहे हैं, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, वो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल की वेलोसिटी को हम पार्टिकल वेलोसिटी कह रहे हैं। वो जब ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो उनकी जो ऑसिलेट करने की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम पार्टिकल वेलोसिटी कह रहे हैं। और एक बात ये ध्यान में रखें कि पार्टिकल की ऑसिलेट करने की वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट कांस्टेंट। वो ऐसा है ही नहीं है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जब ऑसिलेट करता है तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द ऑसिलेशन कांस्टेंट होती है, ऐसा होता ही नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने खूब डिस्कस किया।
पार्टिकल जिस समय अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो रहा होता है उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंचता है पार्टिकल तो उस समय तो उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो ही हो जाती है। और फिर अगेन जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेती है। और फिर जब वो दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ जाने लगता है, यानी इक्विलिब्रियम से अवे जाने लग रहा है दूसरी एक्सट्रीम एंड की तरफ में, तो फिर से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। और ये डिक्रीज होते 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 जब वो एक्सट्रीम एंड पे पहुंचता है पार्टिकल तो ये अगेन जीरो हो जाती है। फिर वहां से फिर ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां रुक गया और वहां से फिर वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और अब इसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होने लगेगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते फिर मैक्सिमम। तो आप इस पूरी जर्नी में ये देख रहे हो कि ये तो एक पार्टिकल की बात हो रही है और ये सारे पार्टिकल के लिए ट्रू है। तो जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसमें एक पार्टिकल की भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए तो एक ऐसा एक्सप्रेशन तो निकाल ही नहीं सकते कि जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। तो एक एक्सप्रेशन जो रिलेशन निकालेंगे हम वेव वेलोसिटी के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो ये स्लोप भी ऐसी चीज है कि जो टाइम के साथ में लगातार पोजीशन के साथ में लगातार चेंज हो रही है। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन इसके लिए हो भी सकता है क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट थिंग, तो वेरिएबल ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए था। तो ये स्लोप की टर्म्स में एक रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने जाते हैं, एक तो वेव वेलोसिटी है और दूसरा पार्टिकल वेलोसिटी है, और इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। वेव के मूव करने की डायरेक्शन जो कि कांस्टेंट होती है वो वेव वेलोसिटी कहलाती है, और वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं उन पार्टिकल्स के मूव करने की जो वेलोसिटी होती है उसको पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, और हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ भी डिड्यूस किया जा सकता है, बल्कि इससे आसानी पड़ता है, लेकिन ये मैंने इसमें नोट्स में थर्ड इक्वेशन से मतलब थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही कर रखा है, तो इससे भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूँ y इक्वल टू a sin 2π बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विच इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें दो चीजें मैं कैलकुलेट करूंगा, एक तो dy बाई dt कैलकुलेट करूंगा पहले, और दूसरा dy बाई dx कैलकुलेट करूंगा। तो और दो इक्वेशंस मुझे मिल जाएंगी, एक इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, एक को इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लूंगा और मुझे दोनों में रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी में और वेव की वेलोसिटी में। तो ये आसान तो बहुत है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पूरी की पूरी टर्म a sin 2π बाई लैम्डा ब्रैकेट में bt माइनस एक्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये देखो आपको क्या मिल जाएगा कि a तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, sin 2π बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। इसका कोसाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कोसाइन 2π बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t के साथ में जो मल्टीप्लायर है वो भी आएगा अलग से मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपने इसको जब ये sin 2π बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया है पहले, तो पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पहले आपने इसको किया है 2π बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो उससे तो रिजल्ट मिला है आपको cos 2π बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। अब ये 2π बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलता है 2π v अपॉन लैम्डा। तो ये 2π v अपॉन लैम्डा को मैंने इस पूरी टर्म के साथ ब्रैकेट में रख के इसको और मल्टीप्लिकेशन में अलग से लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये समझ में आ गया। चलो अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx इक्वल टू ddx ऑफ a sin 2π बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो a तो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ गया, sin 2π बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स का cos 2π बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स मिल गया जैसे पहले मिला था। और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अलग से ब्रैकेट में माइनस 2π बाई लैम्डा ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो dy बाई डी टी अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी आपको मिल रहा है। बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, केवल इधर माइनस वी बच रहा है, बस यहाँ से रिलेशन मिल गया। तो इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू dy बाई डी एक्स।
और इसमें जो dy बाई dt है, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी, dy बाई dt इज पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो v है RHS में जो माइनस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसमें जो v है दिस इज वेव वेलोसिटी, और दिस dy बाई डी एक्स इज स्लोप। स्लोप पूरी वेव के लिए सब जगह पे डिफरेंट है, तो जहाँ tan थीटा से कैलकुलेट कर सकते हो, या y अपॉन x से कैलकुलेट कर सकते हो, या dy अपॉन dx से कैलकुलेट कर सकते हो इफ वैल्यू ऑफ y इज गिवन। तो मैथमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। बहुत छोटा सा एक डिफरेंशिएशन ही तो करना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाती है विच गिव्स यू स्लोप एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, या पर्टिकुलर टाइम पे भी कैलकुलेट कर सकते हो उसमें, तो t की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो dy बाई डी एक्स रख के। तो इसको आसानी से इसको यानी इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं, इससे ये सिर्फ एक टीडीएस इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये डिफिकल्ट सी इक्वेशन नहीं है अजीबोगरीब फॉर्म की, इससे आपको रिजल्ट मिलते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उनको इस इक्वेशन की हेल्प से आप सोल्व कर पाते हो। तो चलो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट इज़ वेरी यूजफुल, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी एंड स्लोप, एंड इट इज़ वेरी रीजनेबल ऑल्सो। ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेव। तो वेव की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होती तो v है, लेकिन इस v को लिए एक बड़ा यूजफुल सा फॉर्मूला है जो कि बड़ा स्टैंडर्ड है, और इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ओमेगा बाई के। विद द हेल्प ऑफ दिस ओमेगा बाई के यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए वेव इफ ओमेगा एंड के आर गिवन। क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई है ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इस ओमेगा टी माइनस के एक्स में v एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो वहाँ पे v एक्सप्लिसिट आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से तो v फिर आप रीड कर सकते हो। तो या आप इसका दूसरा तरीका यूज़ कर लो, ओमेगा को k से डिवाइड कर लो, तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसको याद रख लेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के को, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए अब मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। दो तरीके की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वेव की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं करने जा रहे। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, जैसे लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। तो सनलाइट को सन से अर्थ तक आने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की वेव्स जो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। अब मैकेनिकल वेव में भी ट्रांसवर्स नेचर टाइप की और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की दो तरह की होती हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ दिया, वो तो ट्रांसवर्स की हैं, लेकिन उनकी बात नहीं चल रही, सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की बात चल रही है। सबसे पहली बात, मैकेनिकल में भी दो टाइप की वेव देखने को मिलती हैं, ट्रांसवर्स टाइप की भी देखने को मिलती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की देखने को मिलती हैं। तो इसमें ये वाला मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकालना है कि ऑल मैकेनिकल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल ओनली, या सारी की सारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर अंडर द कैटेगरी मैकेनिकल वेव्स। ऐसा नहीं है, मैकेनिकल वेव्स में दोनों तरीके की पॉसिबल हैं, ट्रांसवर्स टाइप की भी पॉसिबल है और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की भी पॉसिबल है। तो इनको लेकर के बात चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैकेनिकल वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन सॉलिड ओनली। ट्रांसफर वेव के साथ में ये बात है कि वो केवल सॉलिड में प्रोपेगेट कर सकती हैं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में प्रोपेगेट कर सकती हैं, लिक्विड में, गैसेस में यानी फ्लूइड्स में प्रोपेगेट नहीं कर सकती। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो तीनों में प्रोपेगेट कर सकती हैं, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी चल सकती हैं, गैसेस में भी चल सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन सॉलिड ओनली, वेयर एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लाइक साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल द थ्री सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस in the same solid. Third point, in the same solid speed of transverse and longitudinal waves are different. एक ही मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम है, सॉलिड मीडियम में ट्रांसवर्स भी जा सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल भी जा सकती है। लिक्विड मीडियम है, तो लिक्विड मीडियम में तो ट्रांसवर्स वेव जा ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ पे तो कंपेयर हो नहीं सकता। ऐसी गैसेस में ट्रांसवर्स वेव नहीं जा सकती, वहाँ भी कंपेयर नहीं हो सकता। सॉलिड की बात कर लो, सॉलिड के इसमें मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव भी जा सकती हैं और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी जा सकती हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन नहीं है। सेम मीडियम है और सेम मीडियम में मैकेनिकल ट्रांसफर वेव जा रही है और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव जा रही है, तो दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है और इनके एक्सप्रेशन भी अलग अलग होते हैं। तो ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे।
अब एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड के लिए एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो मैंने ट्रांसवर्स वेव लिखा है, तो इसका सबसे पहली बात है कि मैकेनिकल वेव की बात चल रही है, मैकेनिकल वेव की बात चल रही है। तो मैं इससे मेरा मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स, स्पीड ऑफ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाई रो। यहाँ पे जो ईटा है दिस इज दिस शेयर मॉड्यूलस, और जो रो है वो उसकी डेंसिटी है। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाई रो। और ये एक्सप्रेशन किसके लिए, स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए एक्सप्रेशन है, v इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाई रो। इसका एक पर्टिकुलर केस देख सकते हैं, पर्टिकुलर केस जिसमें कि कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग होती है। तो गिटार की स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं होती। गिटार की स्ट्रिंग में अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो साउंड वेव्स हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होनी चाहिए, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। गिटार की वेव पे जो गिटार की स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो ट्रांसवर्स है, वो ट्रांसवर्स से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो गिटार की स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली वेव, यानी कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस होने वाली वेव, ये ट्रांसवर्स होती हैं। और वहाँ पे तो हम देख भी सकते हैं, वहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमें दिखता भी है, जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होता है, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो दिखता है ऐसे होता हुआ, तो वो ट्रांसवर्स ही है। तो ये एक पर्टिकुलर केस हम लेके चल रहे थे ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो इसमें जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखोगे वो लिखोगे अंडर रूट टी बाई एम। ये एक्सप्रेशन इसी से आया है, v इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाय रो से। इसकी सिंपलर फॉर्म है v इक्वल टू, और एक पर्टिकुलर केस है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। हियर t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। m के साथ में बहुत कंफ्यूजन होती है, m इज नॉट मास ऑफ द स्ट्रिंग, m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको ध्यान में रख लेंगे, m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। अब आइए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड की बात कर लें, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन में रो। तो इसमें जो b है ये बल्क मॉड्यूलस है, ईटा है वो शेयर मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे दोनों ही इन्वॉल्व हैं, बल्क मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व है और शेयर मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व है। तो एक्सप्रेशन v इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा बाई रो। अब एक पर्टिकुलर केस इसमें भी लेके चलते हैं, एज ए पर्टिकुलर केस द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग बार। एक कोई सॉलिड की बार की फॉर्म में एक कुछ है मटेरियल, लॉन्ग बार है, और इसमें आप एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बाय रो। इसमें y यूज करोगे, y इज यंग्स मॉड्यूलस, y यूज करना है इसमें, यंग्स मॉड्यूलस यूज करोगे y बाय रो। तो ये इसी से आया, ये वाला जो इसका जनरल एक्सप्रेशन था ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा बाय रो। तो ये क्योंकि सॉलिड की फॉर्म में है तो सॉलिड की फॉर्म में यंग्स मॉड्यूलस यूज करते हैं, तो यहाँ पे y यूज करना है। और यही अगर लिक्विड में और गैस में हो तो वहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस यूज नहीं करोगे, वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस यूज होगा। तो द फॉर्मूला विल बिकम v इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो। तो एज ए पर्टिकुलर केस स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए लिक्विड इज अंडर रूट बी बाय रो एंड द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए गैस इज अंडर रूट बी बाय रो। तो ये तीनों केसेस आपके डिस्कस हो गए। एक तो सबसे पहला तो सॉलिड के लिए था, तो सॉलिड के केस में तो एक्सप्रेशन अंडर रूट वाई बाई रो है। दूसरा लिक्विड के लिए था, उसमें अंडर रूट बी बाई रो है, बल्क मॉड्यूलस लोगे। और तीसरा गैसेस के लिए था, उसमें भी बी बाई रो है। तो इस लास्ट के दो केसेस को ऐसे याद रख लो, अलग अलग ना याद रखे कि ये फ्लूइड्स के लिए बाकी दो केसेस हैं। एक सॉलिड के लिए हो गया केस और एक फ्लूइड्स के लिए हो गया। तो फ्लूइड्स में बी लेना है, बल्क मॉड्यूलस। अब आइए साउंड की गैसेस में स्पीड के लिए एक डिस्कस करें। ये बड़ा एक सेपरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड की स्पीड की बात कर रहे हैं, साउंड की स्पीड गैसेस में, एयर में फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए सबसे पहला एक्सप्रेशन न्यूटन ने दिया और न्यूटन ने इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनते हैं।
और ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं, वहाँ पे क्रेस्ट और ट्रो बनते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में ये जो बनते हैं रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, ये इसको न्यूटन ने आइसोथर्मल माना, इसको एडियाबैटिक नहीं माना। आइसोथर्मल माना, इसको स्लो माना, बहुत तेजी से नहीं होते हैं, इतना तेजी से ही होते हैं कि उसमें टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रह पाता है, यानी कि एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी अंदर आ पाती है, जहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है या जहाँ रेयरफैक्शन बन रहा है वहाँ से बाहर भी जा पाती है। तो टेम्परेचर इस पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट बना रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया न्यूटन ने। तो इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला जो दिया है और वो है V = P/ρ। आइसोथर्मल मान करके इसको इन्होंने प्रेशर के बराबर माना। ये फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडिनल की वेव की वेलोसिटी के लिए ही है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वेलोसिटी के लिए ऊपर हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला फ्लूइड के लिए, दोनों के लिए था, दोनों यानी कि लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी, V = B/ρ बल्क मॉड्यूलस। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया या ये अपनी कैलकुलेशंस में देखा कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू इसके केसेस में प्रेशर के बराबर होती है। तो उन्होंने इसको आइसोथर्मल के केस में, तो उन्होंने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एज्यूम करके बल्क मॉड्यूलस को रिप्लेस कर दिया गैस के प्रेशर के साथ में। तो उन्होंने इस द प्रीवियस फॉर्मूला V = B/ρ को रिड्यूस कर लिया एक नई फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, विच इज V = P/ρ। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला से रिजल्ट सही नहीं मिलते थे। तो इसको बाद में लाप्लास ने करेक्ट किया। जो न्यूटन के फॉर्मूला से रिजल्ट आते थे उसमें V की वैल्यू थोड़ा कम आती थी। तो लाप्लास ने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने नया फॉर्मूला दिया, एंड दैट फॉर्म उसमें रो से मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो V = P/ρ। जो न्यूटन का फॉर्मूला था V = P/ρ, उसमें P के साथ में गामा का मल्टीप्लिकेशन और कर दिया, और गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है। और एडियाबैटिक प्रोसेस इन्होंने मान करके इसको किया। इन्होंने बोला कि ये प्रोसेस जो कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन बनने की जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। फास्ट प्रोसेसेस एडियाबैटिक होती हैं क्योंकि किसी फास्ट प्रोसेस में हीट एनर्जी को एनवायरनमेंट में जाने का या एनवायरनमेंट से जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वहाँ तक आने का टाइम ही नहीं मिल पाता, यानी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता, हीट एक्सचेंज अलाउड ही नहीं हो पाता। तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में उन्होंने गामा इंट्रोड्यूस कर दिया। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो है V = P/ρ। तो ये फॉर्मूला से बिल्कुल सही रिजल्ट मिलते थे। 330 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स स्पीड इतना ही लेते हैं। कई अलग अलग जगह अलग अलग लेते हैं, 310 ले लेते हैं, कई बार 313 ले लेते हैं, 333 ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाप्लास से सही रिजल्ट मिलते थे, तो ये वाला फॉर्मूला एक्सेप्टेबल हो गया। अच्छा, मॉइस्ट एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, 346 मीटर पर सेकेंड होती है, और ड्राई एयर में कम होती है, 340 मीटर पर सेकेंड है। तो मॉइस्ट एयर में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। और ड्राई एयर में स्पीड कम क्यों है? क्योंकि ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा उल्टा सा फैक्ट है, हमें देखने में ऐसा लगता है कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी शायद ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है। लेकिन इस वाले फॉर्मूला को आप जनरलाइज सॉलिड लिक्विड गैसेस के केस में ना करें, कि आप ये ना समझे कि सॉलिड्स में स्पीड बहुत कम होनी चाहिए और लिक्विड में थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए और गैसेस में और ज़्यादा होनी चाहिए। होता बल्कि इसका उल्टा है, सबसे ज़्यादा स्पीड तो साउंड की सॉलिड्स में होती है और गैसेस में तो सबसे कम होती है। गैसेस में तो देख ही रहे हो आप, 333 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड ऐसे है, जबकि सॉलिड्स किसी सॉलिड बार से या किसी सॉलिड वायर से साउंड की स्पीड तो 1000 मीटर पर सेकेंड के आसपास इतना तेज होती है, तो वो तो काफ़ी फास्टर है। तो जो कंपैरिजन करना है, ये डेंसिटी का जो मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, वो केवल एक मीडियम के लिए बात कर रहा हूँ कि सिर्फ गैसेस में अगर आप कंपेयर करो कि दो गैसेस हैं, एक में डेंसिटी ज़्यादा और एक में डेंसिटी कम है, तो जिसमें डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें साउंड की स्पीड कम होगी। लेकिन आप इसको ऐसे सॉलिड और लिक्विड और गैसेस इन तीनों में आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, वो अलग बात होती है। तो मॉइस्ट एयर जो है वो उसकी डेंसिटी कम है
और डेंसिटी कम होने से उसमें साउंड की स्पीड ज़्यादा है। ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने से उसमें साउंड की स्पीड कम है, 340 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के लिए इसमें प्रेशर वगैरह तो कुछ लेना नहीं है, जो ऊपर लाप्लास ने लिया था गामा प्रेशर अपॉन रो या न्यूटन वाला फॉर्मूला, यहाँ पे तो यंग्स मॉडुलस चलेगा। तो इसमें साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, इसमें अंडर रूट y बाई रो, y इज यंग्स मॉडुलस एंड रो इज डेंसिटी, एंड देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड गैसेस, इसमें b बाई रो चलेगा। तो b बाई रो तो वो ऊपर करेक्ट हमने कर ही लिया था। इसके बाद एक टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एटसेट्रा ऑन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब साउंड वेव्स कह सकते हो। तो साउंड वेव पे प्रेशर का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, इन सब का क्या इफेक्ट होता है, तो ये डिस्कस करना है। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो नेक्स्ट पेज के साथ ही इसको कंटिन्यू करेंगे।